नमस्कार साथियों, टेस्ट वाला अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमपीपीएससी मेंस 2021 तथा 22 के लिए पेपर 3 की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें आपको हम शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करेंगे तथा उसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में दिया जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस यूनिट में सबसे पहला टॉपिक हमारा है मानव जीवन पर विकास के प्रभाव। अब इसका सीधा क्वेश्चन तो अभी तक नहीं बना है, 2019 में जरूर इसका क्वेश्चन बना था कि सामाजिक जीवन पर तथा आर्थिक जीवन पर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्या प्रभाव पड़े हैं। तो उसके आधार पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बार पूछा जा चुका है तो संभावना है कि आगामी परीक्षा में भी पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम विकास की परिभाषा देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से करना जो जीवन स्तर में अनुकूल परिवर्तन लाए। ठीक है, इस परिभाषा को आप रख लीजिए क्योंकि ये 3 नंबर में पूछी जाएगी, तो एज इट इज लिखने पर आपको 3 के 3 नंबर मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं मानव जीवन पर विकास के क्या प्रभाव पड़े हैं। तो इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे: सामाजिक जीवन पर प्रभाव, आर्थिक जीवन पर प्रभाव तथा मानव के स्वास्थ्य पर प्रभाव। अब यदि ये क्वेश्चन हमारा दीर्घ उत्तरी में आ जाता है, मतलब 11 मार्क्स में आ जाता है, तो हम इन तीनों हेडिंगों के माध्यम से इसमें हम आंसर को पुट कर देंगे। सामाजिक जीवन के लिए अलग बना देंगे, आर्थिक जीवन पर प्रभाव के लिए अलग तथा मानव स्वास्थ्य पर अलग। और यदि ये 5-5 नंबर पे पूछते हैं तो केवल जो इसमें जो बुलेट पॉइंट दिए हुए हैं उनको आप पढ़ लीजिए, उसके आधार पर आप क्वेश्चन को आसानी से लिख सकेंगे। अब ऐसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता भी है तो हमें इन तीनों ही हेडिंगों का यूज करना चाहिए। जैसे कि सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं किसी भी चीज़ के, चाहे वो विकास हो या सरकार की कोई योजना हो, तो शिक्षा में प्रभाव पड़ेगा, सुरक्षा में प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है सुरक्षात्मक पर्यावास, मतलब कि हमें एक रहने के लिए आवास उपलब्ध हो रहे हैं, सुरक्षित। ठीक, दूसरा क्या प्रभाव पड़ा है, शिक्षा की व्यापकता। शिक्षा की व्यापकता कैसे, आज हम ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड हो रही हैं, हम दूर भी बैठे हैं तो भी हमें कमी महसूस नहीं होगी कि हम शिक्षा से जुड़े हुए नहीं हैं। तीसरा परिवहन की व्यापकता, कई प्रकार की ट्रेनें, बुलेट ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, तो आधुनिक ट्रेनें, मैगलेव ट्रेन, तो आधुनिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं। आज पूरा विश्व एक वैश्विक गांव के रूप में बदल गया है, तो परिवहन की व्यापकता हो गई है। और अगला पॉइंट है आपका मूलभूत आवश्यकताओं का उन्नयन। तो हमारी मूलभूत आवश्यकता क्या हुई, मूलभूत आवश्यकता हुई हमारा रोटी, कपड़ा और मकान। तो हमें खाद्यान्न उपलब्ध हो रहा है, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र, विभिन्न प्रकार के वस्त्र आ गए हैं। अब तो एक जलरोधी वस्त्र भी आ गए हैं, अग्निरोधी वस्त्र भी आ गए हैं। ठीक है, और अगला है मकान। तो सुरक्षित पर्यावास की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका आर्थिक जीवन पर प्रभाव। ठीक है, तो आर्थिक जीवन पर प्रभाव हमारे क्या हुए हैं, तो हम देखते हैं इसमें रोजगार में वृद्धि हुई है, ऑनलाइन रोजगार उपलब्ध हुए हैं, वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था हम देख पा, अभी कोरोना काल में काफ़ी चलन में आई थी। इसके बाद हम देखते हैं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, मतलब जो बीपीओ केपीओ है, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्स, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्स, ये ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था ये विकास के आधार पर ही डेवलप हो पाई है। अगला हम देखते हैं नवीन तकनीक का विकास। नवीन तकनीकी का विकास हुआ है, विकास के कारण नवीन तकनीक के विकास से क्या हुआ है, हमारे उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो हमारे आर्थिक जीवन पर कहीं ना कहीं एक सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। अगला पॉइंट क्या आता है, नवीन तकनीकें जो हमारी बनी है वो आर्थिक विकास में सहायक हुई हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है आर्थिक जीवन पर प्रभाव। अगला आता है हमारा मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। अब मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़े हैं, तो हम सभी को पता है मानव स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। जैसे कि मृत्यु दर में कमी आई है, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है, अंग प्रत्यारोपण की तकनीक का विकास हुआ है। ठीक, टेलीमेडिसिन की व्यवस्था उपलब्ध हुई है, मातृत्व सुख यानी कि जो आईवीएफ तकनीक है, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसका विकास हुआ है। असाध्य रोगों का इलाज भी आज हो रहा है। हम देखते हैं कि स्टेम सेल तकनीक के माध्यम से कई अंगों का विकास भी कर सकते हैं। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का हम जो है उपचार भी कर रहे हैं, क्लोनिंग तकनीक का यूज कर रहे हैं।
ठीक है, और रोगों की पहचान आसान हुई है। रोगों की पहचान आसान किससे हुई है? ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक और अन्य तकनीकों के माध्यम से संभव हो पाया है। तो मानव जीवन पर विकास के ये प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो इस टॉपिक से केवल इतने ही क्वेश्चन बन सकते थे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है स्वदेशी प्रौद्योगिकी यानी कि देशज तकनीक। ठीक, तो हम सभी जानते हैं हमारे देश में जो भी तकनीक हम यूटिलाइज कर रहे हैं, एक विशेष क्षेत्र, कई आदिवासियों के द्वारा कई तकनीकें यूज की जा रही हैं, कई गाँव में विभिन्न प्रकार की तकनीकें, तो उनको हम देशज तकनीक या स्वदेशी प्रौद्योगिकी कहते हैं। इसकी परिभाषा 3 नंबर में जो है हम देखते हैं, 2 लाइन में हमें लिखनी होगी। तो इन 2 लाइनों में 3 नंबर आपको पूर्णतः प्राप्त होंगे अगर आप इन दोनों लाइनों को लिखते हैं कि किसी देश में निश्चित व विशेष भूमि क्षेत्र में निर्मित स्थानीय ज्ञान पर आधारित व्यवहारिक तकनीक को हम स्वदेशी प्रौद्योगिकी या देशज तकनीक कहते हैं। अब इसके स्वरूप के बारे में चर्चा करते हैं। तो स्वरूप हमें 2 स्वरूप देखने को मिलते हैं, पहला संस्थागत तथा दूसरा गैर संस्थागत। ठीक है, संस्थागत स्वरूप से तात्पर्य क्या है कि जैसे संस्थागत स्वरूप में इसरो है, डीआरडीओ है, तो इसको भी हम कैटेगराइजेशन कर देंगे कि संस्थागत में एक विकासात्मक और एक सुरक्षात्मक। विकासात्मक मीन्स विकास के लिए कौन सी संस्था काम कर रही है, इसरो, और सुरक्षा के लिए कौन सी संस्था हमारी काम कर रही है, वो है डीआरडीओ। ठीक है, अब अगला इसका जो है कैटेगराइजेशन है गैर संस्थागत। गैर संस्थागत को भी हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक निजी हित के लिए, एक पूंजीगत हित के लिए। निजी हित से तात्पर्य अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों के द्वारा जो भी देशज तकनीक प्रयोग की जा रही है उसका उद्देश्य केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, वो निजी हित के अंतर्गत आता है। जैसे कि हम देखते हैं कई जगहों पर बाइक के माध्यम से खेतों में जो है खेत जोते जाते हैं। उसके बाद आता है पूंजीगत हित। पूंजीगत हित में हम देखते हैं कि कई लोग देशज तकनीक का विकास कर कर अपने आर्थिक हित की पूर्ति करते हैं, वो पूंजीगत हित के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल है कि मनसुख भाई पटेल ने एक मिट्टी कूल नामक यंत्र बनाए हैं। उन्होंने मिट्टी की फ्रिज बनाई है जो कि बिना बिजली के आप एक नॉर्मल टेम्परेचर पर उसमें खाद्य पदार्थों को रख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं या आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, ये मिल जाएगा आपको, मनसुख भाई पटेल मिट्टी कूल। ठीक, अगला क्वेश्चन जो बनेगा इसमें विशेषताएं, स्वदेशी प्रौद्योगिकी की क्या विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं हम देखते हैं क्या है, जल्दी से इसको खत्म करते हैं। स्थानीय ज्ञान की स्वदेशी प्रौद्योगिकी हमेशा स्थानीय ज्ञान पर आधारित होती है, कोई बाहर से हम विदेशी तकनीक यूज नहीं करते हैं। इसका स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, मतलब कि पिताजी अपने बेटे को, बेटे अपने बेटे को ये ज्ञान देता जाता है। प्रशिक्षणशाला की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे हम कोई विद्यालय नहीं देखते हैं जहाँ पर देशज तकनीक सिखाई जा रही हो, ये परंपरागत ज्ञान पर ही आधारित होता है। ठीक है, और ये स्वदेशी प्रौद्योगिकी या देशज तकनीक परिवर्तनशील होती है। मीन्स जो तकनीक पहले यूज हो रही हो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट बिल्कुल सेम टू सेम अभी यूज हो रही हो, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन लोग अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं। अगला आता है सस्ती लागत। हम देखते हैं कि इसको हम अपनी भारतीय शैली में कहें तो जुगाड़ कहते हैं। तो जुगाड़ हमेशा जो भी तकनीकें हो रहती हैं उनसे सस्ती ही रहती है। जैसे कि हमने अपना मिशन मंगलयान भेजा था तो वो काफ़ी सस्ता था। अगला पॉइंट है इसमें नवीनीकरण की क्षमता। तो कोई भी देशज तकनीक होती है उसको हम नवीनीकृत कर सकते हैं, मतलब जो पुरानी तकनीक है उसको नए स्वरूप में, आधुनिक युग में हम नए रूप में परिवर्तित भी कर सकते हैं। इसमें नवीनीकरण की क्षमता होती है। ठीक, तो ये विशेषता हो गई है, इसको आप एक बार देख लीजिए, एक बार देखने में समझने में ही आप इसको आराम से लिख पाएंगे। अगला जो टॉपिक है इसका महत्व क्या है देशज तकनीक का। तो महत्व जैसा कि हम सभी को पता है कि हमें आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। आत्मनिर्भरता कब प्राप्त होगी, जब हम देशज तकनीक का यदि विकास अच्छे से कर लेते हैं तो हमें आयात कम करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद हमारा देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव से हमें मुक्ति मिल जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव से मुक्ति कैसे मिल जाएगी, जब हम आयात कम करेंगे, दूसरों देशों पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी तो हमारे ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी कम हो जाएगा।
नेक्स्ट, विदेशी मुद्रा का अर्जन होगा। ठीक है, जब हम देश में स्वदेशी चीजें बनाएंगे तो स्वाभाविक है कि हम उसको बाहर निर्यात भी करेंगे, तो क्योंकि विदेशी लोगों को हमारी बनी हुई स्वदेशी चीजें काफी पसंद आती हैं। जैसे हम देखते हैं कि कई आदिवासियों के द्वारा एक हैंडलूम लगाए जाते हैं, स्वदेशी जो भी सामान वो बनाते हैं वो बेचे जाते हैं, तो काफी मध्य प्रदेश में भी मध्य प्रदेश सरकार संचालित करती है, तो हमें काफी विदेशी मुद्रा उससे प्राप्त होती है। अगला हम देखते हैं देश की सुरक्षा। देश की सुरक्षा कैसे जुड़ी हुई है स्वदेशी से, ये अभी हम देख रहे हैं कि सरकार बजट में निरंतर जो रक्षा उत्पाद हैं उनमें स्वदेशी रक्षा उत्पादों को बढ़ावा दे रही है, तो देश की सुरक्षा भी स्वदेशी प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई है। उसके बाद हम देखते हैं तीव्र व सतत विकास। तीव्र व सतत विकास कैसे होगा? सतत विकास से आवश्यकता है कि हमारे जो भी धरोहर है, जो भी हमारे उत्पाद है, संसाधन है, वर्तमान में हम उनका ऐसा यूटिलाइज करें कि आगे वो बने रहे। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसा केवल स्वदेशी तकनीक के माध्यम से ही पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार का सृजन। तो निश्चित स्वाभाविक रूप से यह सबको पता है कि जब हम स्वदेशी तकनीक का प्रयोग करेंगे तो रोजगार स्वदेश में ही सृजित होंगे और नवीन उद्योगों की स्थापना। ठीक है, तो ये इंटरलिंक है, एक दूसरे से रोजगार सृजित होंगे, नवीन उद्योग भी बढ़ेंगे, या नवीन उद्योग बढ़ेंगे तो रोजगार सृजित होंगे। तो ये महत्व हो गया इसका। अब हम देखते हैं जो मेन हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, सीमाएं या चुनौतियां या कमियां। अच्छा, आप लोग सभी एक बात जरूर ध्यान रखना कि सीमाएं आ जाए या चुनौतियां आ जाए या कमियां आ जाए तो वो उसमें एक ही आप पॉइंट, एक ही प्रकार के पॉइंट बनाए, जैसे कि मैंने लिखे हैं, तो केवल इनका यूज करें, अलग अलग पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, तीनों का एक ही अर्थ होता है। ठीक, तो जैसे कि हम देखते हैं, अब नॉर्मल हमारी समस्याएं जो हैं वही हर जगह, हम अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा हो कि स्वदेशी तकनीक की क्या सीमाएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, तो हमारे भारत की जो चुनौतियां हैं वो आप इसमें जनरलाइज क्वेश्चन एक लिख सकते हैं, कुछ नहीं से कुछ सही। ठीक है, जैसे कि बुनियादी ढांचा, भारत में बुनियादी ढांचे का अभाव है, उद्योग नहीं है, सड़कें भी अभी बन रही हैं, तकनीक भी अभी आगे उतनी डेवलप नहीं हो पाई है। ठीक, तो हम बुनियादी ढांचे के ऊपर लिख सकते हैं, बुनियादी ढांचा। नेक्स्ट है गुणवत्ता। तो स्वदेशी तकनीक में हम देखते हैं कि गुणवत्ता में कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है जब हम कंपेयर करते हैं उसको अन्य विदेशी तकनीकों से। अगला साक्ष्य या प्रमाण। तो स्वदेशी तकनीक के बारे में या देशी तकनीक के बारे में हमारे पास कोई भी साक्ष्य या प्रमाण उपलब्ध नहीं होते हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि स्वदेशी तकनीक तो हमारी है लेकिन उसका जो क्लेम किसी और देश के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, कि भाई ये चीज़ हमारे यहाँ की है। तो ऐसे साक्ष्य प्रमाण उपलब्ध नहीं होने से हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब ई अपशिष्ट, तो कोई भी तकनीक हो, चाहे वो स्वदेशी हो चाहे विदेशी हो, तो ई अपशिष्ट पैदा वो करती है, जो कि भारत में एक विशेष समस्या है कि ई अपशिष्ट का निपटान भारत में नहीं हो पाता है आसानी से। ठीक, डेटा का स्थानीयकरण। अब डेटा का स्थानीयकरण भारत में पहले से ही समस्या है। हमारा जो भी डेटा है, ज़्यादातर भारतीयों का डेटा कहाँ पर है? गूगल पर। गूगल कहाँ पर है? अमेरिका में। तो डेटा के स्थानीय, फेसबुक कहाँ पर है? वो भी अमेरिका में। तो डेटा के स्थानीयकरण की समस्या एक बनी हुई है। वित्त पोषण, तो जब लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो नए नए अनुसंधान करने के लिए, देशज तकनीकों के विकास के लिए वित्त पोषण कहाँ से उपलब्ध हो जाएगा? तो ये वित्त पोषण की समस्या भारत में आम समस्या है किसी भी चीज के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इसमें वैज्ञानिक शिक्षा का अभाव। वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति है वो केवल नौकर बनाने के लिए दी जाती है कि आप पढ़िए, नंबर लाइए और उसके बाद फिर एक कोई छोटी सी या बड़ी सी नौकरी ले लीजिए, लेकिन वो रहेगी नौकरी, यानी कि नौकर। ठीक है, तो वैज्ञानिक शिक्षा का अभाव अभी हमें नहीं देखने को मिलता है। हालांकि नई शिक्षा नीति में कहीं ना कहीं इस चीज को दूर होगी, तो ये हमें देखने को मिलेगा कि हम काफी आगे बढ़ जाएंगे। वैज्ञानिक शिक्षा का भी एक हमें बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और काफी विकास देखने को मिलेगा नई शिक्षा पद्धति में। ठीक है, अगला हम देखते हैं प्रतिभा पलायन यानी ब्रेन ड्रेन की समस्या। तो ब्रेन ड्रेन की समस्या भारत की एक आम समस्या है। कोई भी अच्छा वैज्ञानिक होता है, उसको यहाँ पर अच्छा पैकेज नहीं मिलता है, वो चला जाता है नासा। नासा में आज अधिकतर वैज्ञानिक कहाँ के हैं? भारत के हैं। तो ये प्रतिभा पलायन के कारण हो रहा है। ये तो सीमाएं या चुनौतियां हो गई। अब
आयोग अपेक्षा करेगा कि सीमाएं या चुनौतियां या कमियां तो सिलेबस में दी हैं और क्वेश्चन में भी आ जाती हैं, तो 5 नंबर के क्वेश्चन में हम ये लिख देंगे, सफिशियंट हो जाएगा। लेकिन यदि ये क्वेश्चन आपका 11 मार्कर में आता है तो हमें उसका समाधान भी लिखना होगा, नहीं पूछे तब भी लिखना होगा, भले ही आप उसको 4 से 5 लाइन में कंप्लीट करें। और इसके समाधान को हम एक बार देख लेते हैं कि परंपरागत कौशल दक्षता मीन्स जो भी परंपरागत हमारा कौशल है, ज्ञान है, उसमें हम दक्ष बनाए लोगों को, कोई कोर्स चलाए, कुछ योजना चलाए। दूसरा वैज्ञानिक शोध वृद्धि, मतलब जो भी हमारे वैज्ञानिक शोध हैं उनमें हम वृद्धि करें, वैज्ञानिकता को हम बढ़ावा दें, लोगों में जागरूकता लाएं। बुनियादी ढांचा, जो हमारे बुनियादी ढांचा का अभाव है, जैसे कि अनुसंधान क्षेत्र, अनुसंधान संस्थाएं, इनका अभाव है, इनमें वृद्धि करें, प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाए। वित्त पोषण, तो भैया पैसा मिलेगा तो विज्ञान आगे बढ़ेगा, तो हमें यहाँ पर वित्त पोषण की आवश्यकता रहेगी। अगला देखते हैं हम 5E योजना। 5E से तात्पर्य है यहाँ पर हमारा कि इकोनॉमी, एनवायरमेंट, एनर्जी, एम्पैथी एंड इक्वालिटी, इन सबके सामंजस्य से ही हम देशी तकनीक को बढ़ावा दे सकते हैं। अगला हम देखते हैं राष्ट्रीय डेटा तकनीक बैंक। तो हमारे पास जो डेटा के स्थानीयकरण की समस्या थी, यदि इस प्रकार का कोई बैंक हम बना देते हैं तो हमारी ये समस्या दूर हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा मिलेगा। अगला हम देखते हैं रक्षा उत्पादन में वृद्धि। अभी हालांकि ये चल ही रहा है, लेकिन हमें रक्षा उत्पादन को और अधिक बढ़ाना होगा कि हम किसी भी विदेश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहें। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये टॉपिक पसंद आएगा और आगे सेकंड क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक कवर करेंगे। जब तक आप इसको एक बार या 2 बार देख लीजिए वीडियो को, और पूरा वीडियो जरूर देखिए तथा अपने साथी को शेयर कीजिए। मेंस पास में ही है, 45-50 दिन बचे हैं, तो लिखने की प्रैक्टिस भी कीजिए, देखिए, लिखिए। आशा करता हूँ आप सभी चयनित होंगे। धन्यवाद।